आज के हमारे इस डीप डाइव में हम जिस स्रोत को एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, वो शुरुआत में थोड़ा अलग लग सकता है। हाँ, अगर ऊपरी तौर पर देखें तो बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ हम शून्य के आविष्कार की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ महात्मा गांधी के सबसे बड़े जमीनी आंदोलन की, और फिर अचानक से एक ऐसे आदमी की जिसने सिर्फ एक छेनी और हथौड़े से पूरा का पूरा पहाड़ काट दिया। देखिए, सुनने में तो ये बिल्कुल अलग अलग दुनिया और अलग अलग समय की कहानियां लगती हैं, है ना? लेकिन आज हम जिस सोर्स को डिकोड कर रहे हैं वो हमें भारत के एक ऐसे राज्य की यात्रा पर ले जा रहा है जिसने इन सभी घटनाओं को जन्म किया। मेरा मतलब है, हम बात कर रहे हैं बिहार की। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ नामों की कोई लिस्ट नहीं है, ये विचारों के जन्म लेने का एक शॉर्टकट है। और विचारों के सफर की शुरुआत हमें एक ऐसे विचार से करनी होगी जिसने पूरी दुनिया की गणितीय नींव ही रख दी। हाँ, आर्यभट्ट की बात कर रही हैं। हाँ, कुसुमपुर, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं, वहां से आर्यभट्ट ने शून्य यानी जीरो का जो कॉन्सेप्ट दिया और बीजगणित के जो बुनियादी सिद्धांत गढ़े। मुझे तो ये चीज सच में बहुत हैरान करती है। मेरा मतलब है, जीरो सिर्फ एक नंबर तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। शून्य के बिना आधुनिक विज्ञान, तकनीक या जिस कंप्यूटर के जरिए आज लोग ये डीप डाइव सुन रहे हैं, उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। हाँ, ये तो प्राचीन काल के किसी सिलिकॉन वैली वाले इनोवेशन जैसा लगता है। ये बहुत अच्छी उपमा है। देखिए, आर्यभट्ट से पहले गणित में कुछ न होने को दर्शाने का, मेरा मतलब है खालीपन को दर्शाने का, कोई ठोस तरीका था ही नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट ऑफ नथिंगनेस को एक गणितीय प्रतीक देना, ये विज्ञान के क्षेत्र में सोचने के एक बिल्कुल नए तरीके की शुरुआत थी। सच में, एक विचार ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन गणितीय सिद्धांतों की इस अमूर्त दुनिया और क्रांति से निकलकर हमारे सोर्स में जो अगली कड़ी है, वो हमें सीधे जमीन पर ला पटकती है। एक ऐसी सामाजिक क्रांति की ओर जिसने पूरे देश का भविष्य बदल दिया। हाँ, और विचारों की शक्ति कैसे एक जमीनी आंदोलन में बदलती है, ये हमें हमारे दूसरे टॉपिक से समझ आता है। राजकुमार शुक्ल जी, बिल्कुल, चंपारण सत्याग्रह के असली उत्प्रेरक। 1875 में मुरली भरवा गांव में जन्मे एक आम इंसान। लेकिन यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में वो महात्मा गांधी से मिले और उन्हें चंपारण आने का न्योता दिया। हाँ, लेकिन सोचिए ना, एक आम किसान की जिद, कैसे एक छोटे से गांव के व्यक्ति ने उस समय के सबसे बड़े नेता को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है ना, वो ये है कि इतिहास अक्सर बड़े नेताओं और उनके भाषणों को याद रखता है। ये तो है। लेकिन राजकुमार शुक्ल जैसे कैटलिस्ट के बिना, मेरा मतलब है उनके जैसे उत्प्रेरक के बिना, चंपारण सत्याग्रह संभव ही नहीं था। और शायद गांधी जी का भारत में पहला बड़ा प्रभाव भी इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलता। मतलब उनकी जिद ने एक तरह से पूरे देश की आजादी की दिशा तय कर दी, और इसी स्वतंत्रता की चिंगारी से एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ, जो हमें हमारे तीसरे टॉपिक पर ले जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिवान जिले के जिरादेई में जन्मे, भारतीय संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष और भारत के पहले राष्ट्रपति, और वो भी 12 साल 107 दिनों तक, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हाँ, मुझे तो ये एक नवजात देश को पेरेंटिंग देने जैसा लगता है। 1962 में उन्हें भारत रत्न भी मिला, लेकिन उस शुरुआती दौर में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहना। देखिए, इसे समझने के लिए हमें संविधान सभा के माहौल को समझना होगा। प्रथम स्थायी अध्यक्ष होने का महत्व बहुत बड़ा है। कैसे? जब देश के नियम लिखे जा रहे थे ना, तो वो कमरा कोई शांत जगह नहीं थी, वहां भारी मतभेद थे। ऐसे में उस सभा को अनुशासित और एकजुट रखने के लिए राजेंद्र बाबू जैसे स्थिर और शांत नेतृत्व की बहुत जरूरत थी। एक तरह से वो सिस्टम के शॉक एब्जॉर्वर थे। बिल्कुल सटीक कहा आपने। लेकिन देखिए, एक तरफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर से देश को स्थिरता दी, तो दूसरी तरफ हमारे सोर्स में ठीक इसके बाद एक ऐसे नेता का जिक्र है जो सिस्टम के बाहर खड़े थे। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम जेपी के नाम से जानते हैं। सिताब्दी में जन्मे जेपी, समाज सेवी, स्वतंत्रता सेनानी, 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार और 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। जी बताइए। तो इस सब का मतलब क्या है? मेरा मतलब है, एक व्यक्ति जो खुद स्वतंत्रता सेनानी रहा हो, उससे अपनी ही चुनी हुई सरकारों के खिलाफ संपूर्ण क्रांति या टोटल रेवोल्यूशन क्यों करना पड़ा? ये एक दिलचस्प विरोधाभास नहीं लगता आपको?
ऊपरी तौर पर देखने में ये विरोधाभास जरूर लगता है, लेकिन जेपी के लिए आजादी का मतलब सिर्फ इतना नहीं था कि अंग्रेज चले जाएं। तो असली आजादी क्या थी उनके लिए? उनके लिए असली आजादी व्यवस्था में सुधार से थी। वो लोकतंत्र के एक वॉचडॉग थे। जब उन्हें लगा कि सत्ता निरंकुश हो रही है, तो उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जनता की आवाज सबसे ऊपर रहे। और यही संपूर्ण क्रांति थी। बिल्कुल। बहुत दिलचस्प है। और जब जेपी युवाओं और छात्रों को जगा रहे थे, उसी के समानांतर एक और बहुत बड़ा वर्ग अपने अधिकारों के लिए जाग रहा था, जो हमें हमारे 5वें टॉपिक की तरफ ले जाता है, किसानों का आंदोलन। हाँ, किसान। और उनके नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा बनाई और फिर 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। बिल्कुल। उन्होंने हुंकार नाम की पत्रिका निकाली और किसान क्या करें जैसी किताब लिखी। अगर मैं आज के संदर्भ में देखूं ना, तो मुझे ये पत्रिका और किताब आज के किसी वायरल कॉल टू एक्शन पॉडकास्ट या मैनिफेस्टो की तरह लगती है। ये तुलना बहुत ही बढ़िया है। आप सोचिए, 1929 और 1936 के दौर में, जब संचार के साधन इतने सीमित थे, हाँ, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, उस वक्त अखिल भारतीय स्तर पर किसानों को संगठित करना कितनी बड़ी लॉजिस्टिक और वैचारिक चुनौती रही होगी। सच में ये कोई छोटा काम नहीं था। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि जब ज्ञान और अधिकार आपस में मिलते हैं ना, तो एक जबरदस्त संगठन बनता है। और किसानों और आम जनता के इस संगठित होने का सीधा असर, मेरा मतलब है सीधा प्रभाव, राजनीतिक सत्ता पर पड़ा, जब पहली बार जनता द्वारा चुनी गई सरकारें आकार लेने लगी। जो हमें सीधे श्री कृष्ण सिंह जी की ओर ले जाता है। हमारे सोच का छठा विषय 21 अक्टूबर 1887 को जन्मे, जिन्हें बिहार केसरी की उपाधि मिली, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। लेकिन रुकिए, 1937 में बिहार में कांग्रेस के नेतृत्व वाली पहली सरकार इन्हीं के नेतृत्व में बनी। हाँ बिल्कुल। 1937 मतलब आजादी से 10 साल पहले ही सरकार चलाने का अनुभव। ये तो मुझे किसी स्टार्टअप के फाउंडर की तरह लगता है, जो फाइनल लॉन्च से पहले ही अपना एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोटाइप तैयार कर रहे थे। आप सही कह रही हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? ये कि आजादी के बाद जो हमारा प्रशासन इतना सफल रहा, वो कैसे हुआ? वो बहुत हद तक 1937 जैसे शुरुआती अनुभवों पर ही निर्भर था। अच्छा, तो वो एक तरह की ट्रेनिंग थी। हाँ, बिहार केसरी का नेतृत्व उस ट्रांजिशन पीरियड या कहें संक्रमण काल के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने साबित किया कि भारतीय खुद अपना प्रशासन बखूबी चला सकते हैं। और जब ये राजनीतिक ढांचा बन चुका था, तो अगली चुनौती ये थी कि समाज के सबसे निचले और वंचित वर्ग को सत्ता के केंद्र में कैसे लाया जाए। और यहीं पर जगजीवन राम जी की ऐतिहासिक भूमिका सामने आती है, जिन्हें लोग प्यार से बाबूजी कहते थे। हाँ। हमारे सोर्स के अनुसार 1946 की अंतरिम सरकार में उन्हें श्रम मंत्रालय दिया गया और वो भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल। लेकिन मैं सोच रही थी 1946 की उस अंतरिम सरकार में उन्हें श्रम मंत्रालय का ही मिलना, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई प्रतीकात्मक और रणनीतिक सोच थी? ये 100% रणनीतिक और प्रतीकात्मक था। देखिए, एक नए राष्ट्र का निर्माण महलों में नहीं होना था। हाँ, जमीन पर होना था। बिल्कुल, मजदूरों और कामगारों के कंधों पर होना था। ऐसे में एक दलित नेता का श्रम मंत्री बनना और बाद में उप प्रधानमंत्री तक पहुंचना, ये भारतीय इतिहास में सामाजिक सत्ता के हस्तांतरण का, मतलब ट्रांसफर ऑफ पावर का सबसे बड़ा उदाहरण था। वाह, समाज के सबसे निचले तबके को सीधे सत्ता के केंद्र में लाना। और जो काम बाबूजी ने राष्ट्रीय स्तर पर किया, वही काम राज्य के भीतर सामाजिक न्याय को जमीनी हकीकत बनाने के लिए एक और महान नेता कर रहे थे, कर्पूरी ठाकुर जी। हमारे लिस्ट के 8वें व्यक्तित्व, समस्तीपुर के पितौंजिया में जन्मे, जिन्हें जन नायक की उपाधि मिली। वो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और हाल ही में 2024 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा भी हुई है। जन नायक यानी हीरो ऑफ द मासेस, ये शब्द ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की होती है कि 2024 में उन्हें भारत रत्न मिला। मतलब दशकों बाद भी उनके काम की गूंज आज की नीतियों में सुनाई देती है। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी की नीतियां भले ही हमारे सोर्स नोट्स में बहुत विस्तार से ना लिखी हों, लेकिन उनके जन नायक होने के कारण में ही वो नीतियां छिपी हैं। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने जो आरक्षण का फॉर्मूला दिया या आम लोगों के जीवन में शिक्षा और रोजगार को लेकर जो बदलाव लाए, उसने हाशिए पर खड़े लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा।
उनका प्रभाव बॉटम अप अप्रोच का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। सच में। लेकिन समाज और राजनीति के इन बड़े बदलावों और आंदोलनों के बाद अब हम एक ऐसी कहानी की ओर बढ़ते हैं जो पूरी तरह से अलग है। दशरथ मांझी की कहानी। हाँ, सत्ता से दूर एकदम पहाड़ के बीच गया के गहलौर गांव के द माउंटेन मैन, जिन्होंने अकेले अपने दम पर 22 साल की मेहनत से पहाड़ काटकर रास्ता बना दिया। 22 साल, ये सोचना भी मुश्किल है। वही तो, ये मुझे एकदम अंतिम डेविड वर्सेस गॉलियत की कहानी लगती है। लेकिन यहाँ गॉलियत कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा पहाड़ है। मतलब सिर्फ एक हथौड़ा, एक छेनी और 22 साल का वक्त। मुझे लगता है ये सुनकर किसी को भी एक आहा मोमेंट महसूस होगा। बिल्कुल होगा। मैं तो इसे मानव धैर्य और परसिवियरेंस का सबसे चरम रूप कहूंगा। ये सिर्फ एक सड़क बनाने या दूरी कम करने की बात नहीं थी। ये इस बात का जीता जागता प्रमाण था कि इंसान के रास्ते में कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती जिसे निरंतर प्रयास से तोड़ा ना जा सके। एक इंसान की असीम इच्छा शक्ति। दशरथ मांझी ने जैसे पहाड़ जैसी भौतिक बाधा को अपनी सादगी और मेहनत से तोड़ा, वैसे ही हमारे सोर्स के आखिरी व्यक्तित्व ने राजनीति की जटिलताओं को अपनी सादगी से जीता। भोला पासवान शास्त्री जी, बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा परिचय हमारे सोर्स में दिया गया है वो ये है कि अपनी सादगी और ईमानदारी के कारण उन्हें राजनीति का संत कहा जाता है। राजर्षि या राजनीति का संत, ये बहुत ही अजीब और दिलचस्प है। एक तरफ मुख्यमंत्री का शक्तिशाली पद, जायती ताकत होती है, और दूसरी तरफ राजनीति का संत कहलाने वाली सादगी। ये तो अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ संयोजन है ना? बहुत दुर्लभ है। और अगर हम अपनी आज की इस पूरी चर्चा को समेट कर देखें ना, तो एक बहुत ही खूबसूरत चक्र पूरा होता हुआ दिखाई देता है। वो कैसे? देखिए, हमने शून्य की खोज करने वाले आर्यभट्ट से ये यात्रा शुरू की थी, एक बहुत बड़ी बौद्धिक छलांग। हाँ। और आज हम इस चर्चा को एक ऐसे नेता पर खत्म कर रहे हैं जिसने राजनीति के सबसे ऊंचे पद पर बैठकर भी अपने व्यक्तिगत अहंकार और लालच को शून्य रखा। अरे वाह! यही शास्त्री जी की सबसे बड़ी विरासत है।